हेलो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे मनोरंजक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे और इन दोनों ही पार्ट को आप लोग पूरा देखें, जिससे आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, एक बात और बता दूं आप लोगों को, मेरे द्वारा इस वीडियो में जो आप लोगों को नॉलेज दी जाएगी, इससे आप लोगों का जनरल नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में आप लोग जो एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, चाहे आप उसमें प्री मेंस से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो एक एक बात कही जा रही है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुने। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के संबंध में हम लोगों को जानकारी प्राप्त कहां से होती है। तो एक जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोजशाही और इब्न बतूता के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया रेहाला, इन दो ही ग्रंथों से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन और जीवन दोनों संबंधित हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम लोग बात कर लें जियाउद्दीन बरनी की। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा। तारीख फिरोजशाही में ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासन संबंधित जानकारी, तो मैं आप लोगों को जब कहानी सुनाऊंगा ना मोहम्मद बिन तुगलक की, तो जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोजशाही का बार बार रेफरेंस लूंगा। फिर बात करें हम लोग एक मोरक्को यात्री अफ्रीका महाद्वीप से 1333 में, जिसका नाम था इब्न बतूता, ये भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी का पद दिया, न्याय का पद। ये 1333 से लेकर 1342 लगभग 8-9 साल काजी के पद पर रहेगा और इब्न बतूता के द्वारा रेहाला नामक ग्रंथ लिखा जाएगा। रेहाला नामक ग्रंथ में ही इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन और जीवन संबंधित जानकारी हम लोगों को दी है। दोस्तों, अब चर्चा करें मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन की। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के 5 बड़े पुत्रों में से एक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को बचपन में संपूर्ण शिक्षा दिलाई। मोहम्मद बिन तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक ने अरबी और फारसी का विद्वान बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक विज्ञान, चिकित्सा, खगोल, तर्कशास्त्र, शायद ही ऐसी कोई शिक्षा रही हो जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को पारंगत ना किया हो। बड़ा विद्वान, गुणवान व्यक्ति इतिहासकारों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को बताया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में देवगिरी का गवर्नर रहा करता था और देवगिरी में बैठ के ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने दिल्ली के तुगलकाबाद नामक नगर में एक लकड़ी का महल बनवाया और उसके उद्घाटन के लिए अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को बुलाया और उस महल को मोहम्मद बिन तुगलक ने हाथियों से खिंचवा दिया। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या की और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या की और जियाउद्दीन बरनी इस पर लिख रहे हैं कि पिता की हत्या के 40 दिन बाद जुलूस के साथ में राज सिंहासन प्राप्त किया, अपना राज्याभिषेक किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जब अपना राज्याभिषेक करता है तो उसने भी अपना राजत्व के सिद्धांत दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपना जो प्रारंभिक जो राजत्व का सिद्धांत है उसमें अलाउद्दीन खिलजी के ही राजत्व के सिद्धांत का अनुसरण किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा वर्ग, खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया। तो दोस्तों, अब आगे चलकर हम लोग चर्चा करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की। वह योजनाएं जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास का सबसे असफल शासक कहा गया। तो क्या थी उसकी योजनाएं, आइए हम लोग उस पर प्रकाश डालते हैं। तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना, जिसमें उसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। यह बात थी 1326-27 की। सर्वप्रथम आप लोग बता दूं कि दोआब क्षेत्र क्या होता है। तो दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहा जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र था ना, यहां पर कर वृद्धि की थी और कर वृद्धि की। इसके पीछे जियाउद्दीन बरनी के हम लोग कारण की बात करें तो जियाउद्दीन बरनी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां पर कर वृद्धि इसलिए की क्योंकि वो दोआब क्षेत्र के लोगों को दंडित करना चाहता था, सजा देना चाहता था। वही बात करें इब्न बतूता रेहाला में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने रिक्त राजकोष को भरना चाहता था। अब देखो, ये दोनों इतिहासकार एक दूसरे के समकालीन हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, लेकिन इनकी बातें एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। तो ऐसा विरोधाभास आगे भी हम लोगों को इन दोनों के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब बात करें दोआब क्षेत्र में वृद्धि की, तो कितनी की,
तो 1/3 से 1/2 कर दी, अर्थात 33% कर राशि से 50%। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सामान्य क्षेत्रों की जो कर राशि थी ना, वो 33% ही हम लोगों को देखने को मिलती है। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वृद्धि कर दी, कर वृद्धि करने के बाद यहां पर अकाल पड़ गए। टाइमिंग देखो आप मोहम्मद बिन तुगलक की, इसे ही कहते हैं एक बदनसीब शासक। जब उसने कर वृद्धि की, आगे के 1 2 3 साल लगातार अकाल, वर्षा ही नहीं हुई, आसमान से पानी बरसना ही बंद। यहीं पर जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि किसानों की कमर टूट गई, चारों तरफ अकाल, वर्षा नहीं हो रही है, अन्न महंगा हो गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी थे वो जबरदस्ती यहां से टैक्स वसूलेंगे, और टैक्स वसूलेंगे तो किसान विद्रोह करेंगे। अब किसान विद्रोह करेंगे ना, तो ये संज्ञान में आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां पर क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बना दिया, दीवाने कोही, और दीवाने कोही को कहा कि ये किसानों के समक्ष जो समस्या आ रही हैं, इनका निपटारा करना है। जियाउद्दीन बर्नी लिख रहे हैं कि 70 लाख उल्टा यहां पर खर्चा किया दीवाने कोही डिपार्टमेंट ने दोआब क्षेत्र के किसानों पे। कैसे खर्च किया, तो यहां पर एक सौंदर्य योजना चलाई गई दोआब क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसके तहत किसानों को ब्याज पे पैसे दिए गए, वहां पर हल मुहैया कराए गए, बेल मुहैया कराए गए, और कुएं खोद के दिए गए राज्य की तरफ से इस विभाग के द्वारा। तो वहां से रेवेन्यू आने की बजाय उल्टा मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां पर खर्च किया। इसके कारण इतिहासकारों के द्वारा इस योजना को मोहम्मद बिन तुगलक की असफल घोषित किया जाता है। तो यह थी मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना। दूसरी योजना की बात करें तो राजधानी परिवर्तन। 1326-27 में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी परिवर्तन कहां से, तो दिल्ली से देवगिरी। अब इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। देवगिरी, तो सबसे पहले आप लोग बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता था मलिक काफूर के नेतृत्व में। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम कहा जाएगा। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी के समय में देवगिरी का नाम पड़ा कुतुबाबाद, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका नाम दौलताबाद कर दिया जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले आएगा। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारणों की, कि क्या कारण थे राजधानी परिवर्तन के। तो जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य के केंद्र में जाना चाहते थे, साम्राज्य के केंद्र में जाना चाहते थे। यह कारण यहां पर जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा बताया गया। केंद्र मतलब ऐसी जगह जहां से चारों दिशाओं में पहुंचना आसान हो। तो यह पहला कारण बताया गया राजधानी परिवर्तन का। इब्न बतूता कहते हैं रेहाला के अंदर कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। देखो जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, फिर से दोनों की बातों में विरोधाभास, जो कि अभी पहले भी बताया आप लोगों को। ये इब्न बतूता क्या लिख रहे हैं कि दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों दंडित करना चाहता था, इसके ऊपर भी इब्न बतूता ने लिखा। दिल्ली की जनता मोहम्मद बिन तुगलक को गंदे गंदे पत्र लिखा करती थी, गालियां बकती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक इनसे काफी नाराज होगा, ऐसा इब्न बतूता की रेहाला का रेफरेंस है ये। अब आगे चल के चर्चा करें हम लोग कि ये कारण दिए जाते हैं। कुछ ऑथेंटिक कारणों की चर्चा करें राजधानी परिवर्तन की, तो मंगोल आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक ही मंगोल आक्रमण हुआ है, वो भी चीनी सम्राट मंगोल तर्मासरीन के नेतृत्व में। इसके बाद एक कारण कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मंगोलों के आक्रमण के भय से ही मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से भाग के दौलताबाद आ गया होगा। एक अब्दुल मेहंदी हसन करके भी एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो कई कारण हम लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे राजधानी परिवर्तन के। अब मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन, दौलताबाद को बसाया जाएगा पूरी राजधानी के तौर पे, भव्य स्मारक बनाए जाएंगे, सजावट का काम किया जाएगा। 1-2 साल लगे दौलताबाद को बनने में। अब दिल्ली खाली कैसे हुई, तो इब्न बतूता लिखता है कि वहां पर अंधों को भी नहीं छोड़ा गया, लूले लंगड़ों को भी घसीट के दिल्ली से दौलताबाद लाया गया। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली को भी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में नहीं रहने दिया, उनको भी वहां से कहां ले आया, तो दौलताबाद ले आया। अब दिल्ली की जो भव्यता थी वो नष्ट कर दी मोहम्मद बिन तुगलक ने।
जो दिल्ली 200-300 सालों में अब तक बनी थी, मोहम्मद बिन तुगलक उसका विनाश कर देगा। इतिहासकार इसके ऊपर खूब लिखते भी हैं। आगे चल के बात करें, जब पूरी राजधानी दौलताबाद आ गई, अब फिर से टाइमिंग देखो मोहम्मद बिन तुगलक की, फिर से एक बदनसीब शासक, अब ये पूरा स्टेबल हो गया ना, 1-2 साल में राजधानी बना के काम काज करने लगे। यहां पर एक प्लेग नामक महामारी फैली, जैसे हमारे यहां भी हाल ही में कोरोना फैला था, इस टाइप से प्लेग महामारी फैली और यहां की जनता किल किल करके मारी जाने लगी। जब किल किल करके जनता यहां पर मारी जाने लगी ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः आदेश दे दिया कि दिल्ली चला जाए। अब देखो, अब असल बर्बादी चालू होगी, क्योंकि यहां से कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, फिर से वही जबरदस्ती का दौर चालू होगा। अब दिल्ली को फिर से पुरानी भव्यता प्राप्त करने में 100 साल लगेंगे। वापस से मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। इतिहासकारों ने इसकी इस योजना को भी असफल, आप लोग देखो ना कितना पैसा खर्चा कर रहा है। इतिहासकार इसे धनवानों का राजकुमार कह रहे हैं, इसकी उपाधि पड़ रही है, खूब खर्चा, कुछ नहीं रहा है। जैसे धनवानों का राजकुमार मतलब पैसे वालों का राजकुमार बेटा, ठीक है, बता रहे हैं। अब यह योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की असफल। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना की, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अर्थात टोकन करेंसी का प्रचलन। 1329-30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। इस मुद्रा संबंधित प्रयोगों के कारण ही स्टुअर्ट टॉमस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। अब बात करें इस सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक क्यों लाया था, तो इस समय वैश्विक स्तर पर चांदी की किल्लत होने लगी थी। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे का टंका चलाया। वहीं इतिहासकार फरिश्ता इस पर लिख रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंके के स्थान पर पीतल का टंका चलाया। ये सब इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। बात करें आगे चलकर, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चला दी, मतलब तांबे का टंका चला दिया, तांबे का सिक्का चलाया, और किसके स्थान पे चलाया, तो वो चांदी के टंके के स्थान पे चला दिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके रख रखाव, उसके प्रबंधन, उसके निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की। अब यहीं पर एक चीज और बताऊं आप लोगों को, हम लोग इस समय दुनिया पर नजर डालें, क्या दुनिया में मोहम्मद बिन तुगलक से पहले किसी ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? तो 1250 में चीन के मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने एक कागजी सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करवाई थी, और वो वहां पर सफल भी रहा था। सफल क्यों रहा था? क्योंकि उसने उसके प्रबंधन और उसके निरीक्षण की प्रॉपर व्यवस्था या व्यवस्थित व्यवस्था वहां पर की थी। इसके बाद एक फारस के भी सम्राट गाई खत्तू हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 1294 में उनके द्वारा चमड़े की सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, और उसी इन्हीं का अनुसरण कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, और वो अपने राज्य के अंदर चांदी के महत्व को देखते हुए उसके स्थान पर तांबे की करेंसी ला रहा है। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि उसने इसके रख रखाव, इसके प्रबंधन, इसके निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि अब दिल्ली में घर घर में टकसालें स्थापित हुई। स्टुअर्ट टॉमस लिख रहे हैं कि जो राजकीय टकसाल रहेगी और एक सामान्य शिल्पकार के द्वारा जो सिक्के बनाए जाएंगे, इसमें राज्य की ओर से इसको पकड़ने या इसकी बारीकी से निरीक्षण करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे होगा क्या, घर घर में सिक्के ढाले जाएंगे, और जब घर घर में सिक्के ढाले जाएंगे ना, तो लोग अपने रोजमर्रा के सामान अपने इन पैसों से खरीदते हुए दिखाई देंगे, या घर में ढाले गए सिक्कों से वो खरीदते हुए दिखाई देंगे। बाजारों के अंदर नकली करेंसी का प्रचलन, और बाजारों के अंदर जब नकली करेंसी का प्रचलन हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक का व्यापार बाधित हुआ। विदेशी व्यापारियों ने दिल्ली आने से मना कर दिया। जब व्यापार बाधित हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः आदेश दिया कि मेरे राज्य में जितने भी तांबे की करेंसी चल रही है, सांकेतिक मुद्रा, वो सारी केंद्रीय खजाने में जमा कर दे, और उसके स्थान पर फिर से चांदी के सिक्के ले ले। फिर से बदनसीब शासक कैसे? अब देखो, बाजार के अंदर तो नकली करेंसी भी थी, अब वो जो वापस तांबे के सिक्के आएंगे उसमें नकली भी होंगे और असली भी होंगे, तो सारे आ गए, और उसके बदले मोहम्मद बिन तुगलक को तो सारे चांदी के असली सिक्के देने पड़ रहे हैं। जियाउद्दीन बर्नी लिख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तांबे की नकली करेंसी के पहाड़ बना दिए गए। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक
कि इस योजना को भी असफल बताया है। तो इस योजना के असफल होने के दो ही कारण हैं। एक तो इस योजना का अपने समय से काफी अधिक आगे होना, और दूसरा जनता के द्वारा उसकी इस योजना के महत्व को ना समझ पाना। तो यहां पर हम लोगों ने इसका महत्व देखा है। अब बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की चौथी योजना क्या रही। मोहम्मद बिन तुगलक खुरासन को जीतने की प्लानिंग कर रहा है। खुरासन को जीतने की, कब मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन को जीतने की प्लानिंग बनाई, तो यह हम लोगों को देखने को मिलता है 1230 के आसपास। मोहम्मद बिन तुगलक खुरासन में शासक थे जिसका नाम था अबू सईद। अबू सईद सत्ता को लेकर संघर्ष कर रहे थे। वहां पर खुरासन में राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, और मोहम्मद बिन तुगलक खुरासन के जो अबू सईद के कुछ दरबारी थे उनके संपर्क में था, और मोहम्मद बिन तुगलक को उन्हीं दरबारियों ने बताया था कि आप एक मिलिट्री बनाइए और खुरासन पर आक्रमण किए और इसको आप लोग क्या कर लें, जीत लें। अब मोहम्मद बिन तुगलक स्वप्न देख रहा है विश्व विजय के। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे देखे थे उसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक एक मिलिट्री बनाएगा, और मोहम्मद बिन तुगलक दो लोगों को और साथ रखेगा, मिस्र के सम्राट या मिस्र के सुल्तान अबू सुल्तान, इसको भी मोहम्मद बिन तुगलक का सहयोग मिलेगा, और मंगोल सम्राट तर्मासरीन। इन तीनों ने एक संयुक्त मिलिट्री बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल सम्राट तर्मासरीन और मिस्र के राजा अबू सुल्तान। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक इस संयुक्त सेना में अपनी मिलिट्री कितनी देगा, तो 3,70,000 की मिलिट्री, और मोहम्मद बिन तुगलक इन सभी को अग्रिम वेतन दे देगा। अग्रिम वेतन 1 साल का, पहले से एडवांस में पैसे दे दिए जाएंगे। अब होगा क्या, जब एडवांस में पैसे दे दिए गए, पूरी प्लानिंग हो गई, आक्रमण करना है खुरासन पे, लेकिन खुरासन में जो राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हुई थी, संघर्ष चल रहा था, अबू सुल्तान ने अपने सभी विद्रोहियों का दमन कर वापस से सत्ता को मजबूती से प्राप्त कर लिया। अब इधर मोहम्मद बिन तुगलक प्लानिंग करते ही रह गए। अब सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया जा चुका था, ठीक है, अब उनसे वापस लिया तो जा नहीं सकता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी हम लोगों को असफल देखने को मिलती है। अब मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर सोच रहा है कि इन सैनिकों का उपयोग कहां किया जाए। यहीं से मोहम्मद बिन तुगलक की 5वीं योजना देखने को मिलती है, कराचिल का अभियान। कराचिल कहां पड़ता था, तो तिब्बत, चीन और उत्तराखंड, हिमाचल वाले रीजन में हम लोगों को देखने को मिलता था। वहीं पर अपने 3,70,000 सैनिकों को मोहम्मद बिन तुगलक इन क्षेत्रों को जीतने के लिए भेजेगा। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि मात्र 4 सैनिक ही वापस लौट के आ पाए कराचिल के अभियान से। इब्न बतूता 10 सैनिकों का बताते हैं अपनी किताब के। यहां भी विरोधाभास है, एक बात नहीं कर रहे। अब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि कराचिल में हुआ क्या, तो कराचिल में हुआ क्या, तो वहां की स्थानीय परिस्थितियों से ये सैनिक सामना ही नहीं कर पाए। इसके बाद कुछ जनजातियों ने इनको मार दिया, तो वहां से लगभग जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार 4 और इब्न बतूता के अनुसार कुल 10 सैनिक ही वापस लौट के आ पाए। तो इन योजनाओं पे हम लोगों ने चर्चा की, और सभी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक ने आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उसको ये योजनाएं असफल बना रही हैं। इसके कारणों की चर्चा करें हम लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये सभी योजनाओं की असफलता का कारण क्या है, तो आप लोगों ने जो सुना मुझसे आप लोग खुद ऑब्जर्व कर लेंगे। पहला तो कारण यह दिखाई देता है कि इन योजनाओं का गलत क्रियान्वयन। आप लोगों ने देखा एक समय तो उसकी टाइमिंग ही गलत रही। ये टाइमिंग कहां गलत देखने को मिली हम लोगों को, कि वो जो दोआब कर में वृद्धि, वहां इसने दोआब कर में वृद्धि की, अकाल पड़ गए। दूसरा कि जो जनता थी उसका सहयोग नहीं मिला मोहम्मद बिन तुगलक को। तो सबसे पहले तो इसका क्रियान्वयन हम लोगों को गलत तरीके से देखने को मिलता है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के पास अलाउद्दीन खिलजी जैसे योग्य सलाहकार हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। एक कारण और आप लोग मान सकते हो कि जो रूढ़िवादी कट्टर मुसलमान थे वो भी मोहम्मद बिन तुगलक को सहयोग प्रदान नहीं करते थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रारंभ में ही इसका राजत्व का सिद्धांत बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बहाती ही ये भी अपने प्रशासन में उलेमाओं का हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता था, खलीफा की सत्ता को नहीं मानता था। तो जो रूढ़िवादी और कट्टर मुसलमान होंगे वो इसके भी विरोधी होंगे। तो ये दोस्तों हम लोगों ने चर्चा की मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की। अब अगले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के इसके आगे का इतिहास लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफी जानकारी भरा रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।